कॉम्प्रिहेंशन पलट दिया, बहुत सुंदर। इसमें जो लिखा हुआ है इसको पढ़ना, क्या लिखा हुआ है। फिर पेज पलटो दिया है बेसिक कॉम्प्रिहेंशन, क्या दिया जी, यानी आपका लेवल बेसिक चेक किया गया है, यानी बेसिक लेवल कॉम्प्रिहेंशन है। इसको बनाया, फिर नीचे क्वेश्चन दिया 5-6, फिर से आंसर दिया गया है, बस में दिया ना, हर क्वेश्चन के बाद आंसर दिया गया है, और ये बेसिक लेवल है। समझ पा रहे हो बाबू, कौन सा लेवल है, बहुत में तैयारी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, और एक मिला यूपीएससी आईएएस इंग्लिश कंपलसरी, पेज नंबर 23 पे दिख रहा है सबको। कॉम्प्रिहेंशन 1, कॉम्प्रिहेंशन 2, कॉम्प्रिहेंशन 3 दिख रहा है सबको, दिख रहे बाबू, बहुत सुंदर। ये हो गया। अब देखिए, तो बेसिक में जाओगे तो बेसिक में टोटल 10 एक्सरसाइज है पेज नंबर 7 तक, जो कि छोटे छोटे कॉम्प्रिहेंशन है, जिसको आप पढ़िए समझिए आंसर निकालिए, एक लाइन का है। पेज नंबर 7 के बाद बढ़ोगे आगे 8 नंबर पेज पर, तो आपको लिखा मिलेगा एडवांस लेवल कॉम्प्रिहेंशन, और थर्ड लेवल पे दिखेगा यूपीएससी कॉम्प्रिहेंशन। दिखा जी सबको, जो एडवांस लेवल है वो पेज नंबर 8 पर है, और जो यूपीएससी है वो पेज नंबर 23 पे है। पहले दिखा दूं ना, मतलब कि हम पढ़ रहे हैं कुछ तो पता नहीं है वो क्या रहा है, समझ में आया। तो अब प्रश्न उठता है कि बेसिक लेवल कॉम्प्रिहेंशन आप घर पे पढ़ना, एडवांस लेवल यहां पढ़ा देता हूं जिससे आपका दिमाग एडवांस हो जाए। बेसिक तो 4 लाइन का है, यहां पे 40 लाइन है, समझ बात को। अब प्रश्न उठता है बच्चे कि कॉम्प्रिहेंशन बनाए कैसे, कैसे आइडिया लेकर निकाला जाए, कैसे। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या होता है, कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए कॉम्प्रिहेंशन के लिए परेशान होते हैं। वो कहते हैं सर कॉम्प्रिहेंशन नहीं बनता। बेसिकली सबसे पहले आर्ट मेथड जो उसे चेंज करना है। कॉम्प्रिहेंशन वर्ड क्या पहले जानो, जिसके भी अंत में आई ओ एन लगा होता है वो वर्ड नाउन होता है। क्या होता है बाबू, नाउन। तो आई ओ एन लगा हुआ सब नाउन होता है, राइट। ये बना कैसे है, कॉम्प्रिहेंड से। कॉम्प्रिहेंड इज अ वर्ब, कॉम्प्रिहेंड बेसिकली वर्ब है। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, यानी आप अगर किसी कॉम्प्रिहेंशन बना रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है। कॉम्प्रिहेंशन का दूसरा मीनिंग होता है विजडम। कॉम्प्रिहेंशन का सही मीनिंग क्या होता है, विजडम। विजडम का मतलब बुद्धिमानी, यानी एग्जामिनर आपसे ये चेक कर लेता है कि आप कितने बुद्धिमान हो, आप पागल हो कि नहीं, ये चेक करता है एग्जामिनर। क्योंकि एक पागल व्यक्ति कॉम्प्रिहेंशन नहीं बना सकता, जिसका दिमाग सही नहीं होगा वो कॉम्प्रिहेंशन बना नहीं पाएगा। समझदारी, यानी आप कितने समझदार हैं यह एग्जामिनर चेक करता है, और इसके लिए धर्मेंद्र सर बैठे हुए हैं आपको समझदार बनाने के लिए। तो सबसे पहला काम यह करना है कि whenever you got any kinds of comprehension, you don't try to read the comprehension, you don't try to read the passage. जब भी आपको कॉम्प्रिहेंशन बनाना हो, you don't start reading passage. पैसेज आप पढ़ो ही मत। At first you should read the questions. पहले आप क्वेश्चंस को 2-3 बार पढ़ो and try to make understand yourself.
व्हाट इज सेइंग अबाउट द पैसेज। सबसे पहले आप कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस को पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ करके ये आइडेंटिफाई करो कि आखिर इसका सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है। यानी कि आप पढ़ते रहो, दिमाग में कैलकुलेशन करते रहो और कोशिश करो कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम एट ए ग्लांस एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार पढ़ लें। राइट, जैसे यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। हमने क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली इन योर ओन वर्ड्स। अब यहाँ पे कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में। लड़का यहीं पे कंफ्यूज कर देता है कि अपने शब्दों में क्या दे, अपने शब्दों में क्या दे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड, अपने शब्द कहां से ले। आज सिखाऊंगा कि अपना शब्द क्या होता है। एक बात बताओ, कॉम्प्रहेंशन में लिखा है ताजमहल आगरा में, तुम दिल्ली में कर देगा उसको, तो अपना शब्द क्या होता है? अरे अपना शब्द हम कहां से लाए भाई, समझ पा रहे हो? तो अपना शब्द का मतलब होता है राइट विथ योर ओन ग्रामर, नॉट योर ओन वर्ड्स। भाई दिल्ली को हम इंडिया में ही शिफ्ट कर सकते हैं, अमेरिका में नहीं। ताजमहल आगरा में ही रहेगा, दिल्ली नहीं आ सकता। समझ पा रहे हो? तो जो पैसेज में लिखा रहेगा लिखना तो वही पड़ेगा, बट राइट योर ओन ग्रामर, नॉट योर ओन वर्ड्स। एग्जामिनर को ये बात का समझ में आ रहा है तो उसको सुधार करना चाहिए। यहां पे लिखता है राइट योर ओन वर्ड्स, भाई अपने शब्द में। अब मोहनदास करमचंद गांधी ऊपर लिखा हुआ है, तो मोहनदास को मोहिनी तो नहीं कर सकते, समझ पा रहे हो? इसलिए नॉट योर ओन वर्ड्स, राइट योर ओन ग्रामर। यानी आपको अपना ग्रामर देना है, अपना शब्द नहीं देना है। जो कर सुना रहा है, पहले किसी चीज को पढ़ो तो उसके जड़ में जाओ कि क्या डिमांड कर रहा है। तो हमने कहा कॉम्प्रहेंशन मींस विजडम, बुद्धिमानी, यानी कि हाउ मच विजडम यू आर। एग्जामिनर ट्राइंग टू सर्च विद इन यू, तुम्हारे अंदर वो जानना चाहता है कि तुम कितने बुद्धिमान हो। वो ये नहीं चेक करता है कि आप को अंग्रेजी आता है कि नहीं। कॉम्प्रहेंशन इज नॉट पार्ट ऑफ इंग्लिश, इट अ पार्ट ऑफ विजडम, बुद्धिमानी का पार्ट है। सेकंड थिंग कहता है कि कॉम्प्रहेंशन में लोग सोचता है कि अंग्रेजी पढ़ेंगे कॉम्प्रहेंशन है, गलत। कॉम्प्रहेंशन अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है। यू शुड रीड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, वैरायटीज ऑफ बुक्स which is belongs to history, geographical, political, because comprehension में कोई शेक्सपियर का प्रोज और पोएट्री नहीं है। इसमें ज्योग्राफी का कोई पैसेज होगा, कोई हिस्ट्री का। मोहनदास करमचंद गांधी, इसको अंग्रेजी से क्या मतलब है भाई? ये हिस्ट्री का पार्ट नहीं है जी। अगर तुम मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में पहले से परिचित हो गए तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा ना। अब जो व्यक्ति बचपन से नाम ही नहीं सुना, उसे लगी मोहनदास कौन था यार, वो डिक्शनरी मोहन MOHN दास डिक्शनरी मिलेगा कभी? ऐसे एक लड़का कुतुबुद्दीन डिक्शनरी में ढूंढ रहा था, कुतुबुद्दीन परेशान होके मेरे पास आया, सर कुतुबुद्दीन का सर हिंदी क्या होता है सर? हमने बोला कुतुबुद्दीन, मेरे दिमाग नहीं काम किया, कहाँ पढ़ा था तू? बोला सर आप ही के पैसेज में था। हम बोले कुतुब बोल रहा था। हम खिला के दिखाना तो कुतुबुद्दीन था। बोला यस यस कुतुबुद्दीन। हम कह रहे हिस्ट्री का एक पार्ट है और ये नाम है कुतुबुद्दीन, एक आदमी का नाम है। बोला ऐसा नाम था क्या? ऐसा नाम था। समझ पा रहे हो ना? तो ये जो कौन कुतुबुद्दीन नाम था, अब वो डिक्शनरी में ढूंढ रहा है। अब अगर आपको कॉम्प्रहेंशन पहले से ज्ञान अच्छा लेना है, चाहते हो कॉम्प्रहेंशन प्रेसी अच्छा हो जाए, तो आप वेराइटीज ऑफ बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। तो बोलो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर और नॉट, पहले बोला गया था आपको कि यू शुड रीड NCERT, योजना, कुरुक्षेत्र, टेल मी बाय। आई हैव गिवन यू द लिस्ट ऑफ बुक्स दिया है भाई, ये सब बुक्स परचेज कर लो एंड स्टार्ट रीडिंग। खरीदा है तू क्या? कौन किताब खरीदा है?
बस सब खरीद लिया पांचों। अब पढ़ा कितना दिन? 1 घंटा। तब तो सब बना देगा फिर। वापिस आ जाओ। तो हमने कहा कि सबसे पहले आप पढ़ करके देखो होता क्या है कि जब आप पढ़ के नॉलेज गेन करोगे और वही नॉलेज यहाँ काम आ जाएगा। तो फिर से मैं बोल दूं, एट फर्स्ट वी शुड रीड द क्वेश्चंस, देन आफ्टर पैसेज। तो पहले क्या पढ़ा? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली इन योर ओन वर्ड्स। एक ही समझा दूं पहले तो आसान लगेगा आपको। तो इसलिए अपने शब्द नहीं अपने ग्रामर लिखना है। अब क्वेश्चन कर रहा है, हु वाज महात्मा गांधी एंड व्हेन ही वाज बोर्न? हु वाज महात्मा गांधी व्हेन ही वाज बोर्न? एक क्वेश्चन में फिट हो गया। आगे पढ़ते हैं। व्हाट वाज द क्वालिफिकेशन ऑफ गांधी जी? क्या था क्वालिफिकेशन? तीसरा कह रहा है, आफ्टर अज्यूमिंग द लीडरशिप of Indian National Congress, what was the contribution towards it? What did he do practicing of ahimsa? Who assassinated the father of nations and what happened with him? Give synonyms of a passage: exile, killer, lawyer, dissent. Give the following words: tyranny, convict, numerous, impose. नीचे आंसर दिया गया है। आंसर को छोड़ो, वापस आ जाओ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कहते बच्चे कि जब आपने क्वेश्चन पढ़ा, सारे कुछ दिमाग में याद हो गए, फिट हो गया कि टेरेनी ढूंढना है, कन्विक्ट ढूंढना है, एग्जाइल ढूंढना है, लॉयर ढूंढना है, डिसेंट ढूंढना है, एग्जाइल ढूंढना है और ढूंढना है कि हु वाज महात्मा गांधी एंड व्हेन ही वाज बोर्न। तो जब आप पढ़ो तो विथ पेन, और पेन से पढ़ना शुरू। पेन से खराब हो जाएगा, पेंसिल ले लो, इसे मिटा सकते हो। अब पेंसिल लेकर के हमने पढ़ना शुरू किया और पढ़ा मोहनदास करमचंद गांधी born on 2 October 1869 in Gujarat, was major political and spiritual leader of India and the Indian independence movement. बस। और पढ़ो, he was a pioneer of satyagraha, resistance to tyranny through mass civil disobedience. ठीक है बाबू, अब देखिए क्वेश्चन यहां तक पढ़ लिया। अब पहले क्वेश्चन का आंसर इसी में छुपा हुआ है। अब एक बच्चा उठा और पहले क्वेश्चन का आंसर यहां तक उतार दिया। अब समझो पहले कॉम्प्रिहेंशन क्या कॉन्सेप्ट होता है, फिर बात करूं आपसे। कॉम्प्रिहेंशन पूछता आपके आईएएस लेवल के एग्जाम में, जैसे यूपीएससी, सीपीएफ में है ना, तो कॉम्प्रिहेंशन पूछता है यूपीएससी में 75 नंबर का, 75 मार्क्स। इसमें 1 क्वेश्चन हैज 15 मार्क्स। एक क्वेश्चन जो है 15 नंबर का होता है और ऐसे 5 इंटू 15 बराबर 75। एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है बच्चे यूपीएससी कंपलसरी में। अब लड़का सोचता है कि 15 नंबर का है तो कम से कम 5 लाइन तो होना ही चाहिए आंसर। क्योंकि बचपन से एकेडमिक पढ़ करके आया है, बीएससी किया हुआ है, तो वहां पे बित्ता भर लिखना होता था। एक क्वेश्चन कम से कम 2-3 पन्ना। अब सोचता है 15 नंबर का है तो उसी आदत लगा हुआ है। आदत लगा हुआ है खूब चापने की। अब वो सोच रहा है कि 15 नंबर देगा, अगर मैं 2 लाइन लिखूंगा तो शायद नंबर काट दे, तो पूरा पैसेज में से आधा पैसेज उतार देता है। मैं एक ह्यूमन साइकोलॉजी बता दूं बेटा, अब तुम भी ऐसी छापने लगो, कोई तुम्हारा मित्र सलाह दे दिया कि पागल हो तुम, 15 नंबर का है, ये 2 लाइन में आंसर हो जाएगा, जबरदस्ती उतारो। हमने बिहार में ऐसे ऐसे लड़कों को देखा है पास करते हुए, जिसको नहीं समझ में आता वो पूरा क्वेश्चन छाप देता है क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन दिया ना एक पन्ने का, अब कुछ क्वेश्चन पढ़ा दिमाग मार नहीं तो शुरू से लेकर के 2-3 बार उसी के ऊपर उतार दिया, वो भी पास, फेल हुई ना हो तो पास है? वो भी पास। वापिस आ जाओ। तो हमने कहा
हो गया, वापिस आ जाओ। अब काम है बच्चे कि देखो, सबसे पहले दिमाग से हटा दो, अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कोई एकेडमिक क्लास नहीं ले रहे हो। इसलिए कंपटीशन में, आपके एग्जाम में, वो उसके पास दिमाग नहीं है कि आंसर आपके बदले वो ढूंढे। तूने तो पूरा छाप दिया, और वो ढूंढेगा यार ये क्वेश्चन का आंसर बा कहाँ है इसमें। समझ पा रहे हो? अब वो कर लेगा गुस्सा, अब आपका नंबर धोखे से कट जाएगा उसके हाथ से, वो काट देगा, उसको आंसर मिलेगा नहीं तो क्या करेगा, काट देगा। 2 4 15 में 2 4 मिलना चाहिए था, वो भी 2 4 साफ हो गए। आपको लगेगा यार हम तो छाप के पूरा आए थे, कहाँ भूल हो गई, कहाँ गलती हो गया। समझ पा, ये गलती। तो पहला गलती, जितना पूछे उतना जवाब दो। एक बार जब मैं छोटा बच्चा था, अपने पड़ोसी के शादी में, उसको पहले बिहार में देखा देखी करके शादी होती थी, तो लड़का देखता नहीं था, लड़के के मतलब रिश्तेदार लड़की को देखने जाते थे, और लड़की के घर वाले लड़के को देखने आते थे। दोनों पसंद कर लिया। अब तो फैशन है कि पहले लड़का लड़की देख लेता है, बाद में कोई समझेगा। क्योंकि लड़का कहता है अगर गड़बड़ हुआ तो समझ लियो, तो गार्जियन कहता है बेटा तू ही समझ लियो पहले, है कि नहीं। तो लड़का पढ़ा लिखा हो गया, तो हम लोग देखने के लिए जाते गए एक मुद्दे में। अब वो क्या थी कि लड़के की बात, तो लड़की थी थोड़ा पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन वो सुनती कम थी। आम थे छोटे बच्चे, बच्चों की कहानी है, तो सुनती कम थी। तो मामला ये हुआ कि लड़की की जो बहन रही होगी, दादी को रही होगी उसके साथ साथ, तो देखे गया तो बोली, मैंने पूछा लोगों ने कि क्या नाम है, तो लड़की हंस रही है, सुनती कम थी। तो उसकी बहन कान के पास बोली कि तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं, इसके बाद तुम्हारे पापा का नाम पूछेंगे, फिर तुम कितने भाई बहन हो सो पूछेंगे, फिर दादा के नाम पूछेंगे। अब मैं था छोटा बच्चा, अब सामने वाला इस बात को समझा नहीं, अब वो क्वेश्चन पूछेगा, इससे पहले मैंने क्वेश्चन पूछ दिया, तुम्हारे दादा का नाम क्या है। मैं थोड़ा बचपन से खुराफात टाइप का था, हमने पूछ दिया तुम्हारे दादा का नाम क्या है। अब वो लड़की रट्टा मारी थी कि मेरे नाम के बाद पापा का नाम आएगा, फिर किधर वो आएगा। अब उसका दिमाग काम नहीं किया, और वो आंसर गलत पता चली गई। हम जो पूछ उल्टा पुल्टा, तो फिर हम चुपके से बोले जो मेरे साथ में था, हम की लड़की सुनती कम है। दिमाग देखो कितना तेज था, छोटे थे, छोटे में सारा काम कर गए थे, छोटे में सारा व्यवस्था। तो वहां पे फिर जो है हो गया, फिर उसके बाद जो है ना, फिर लोग जान बचा के वहां से भागे। लड़की वाला बोला कि शादी कैसे नहीं करेगा, फिर डंडा बंडा लेके तैयार हो गए। कम टू द पॉइंट, चलो मजाक था ये, लेकिन ये बात रियल था। हाँ ये बात सत्य था, लेकिन डंडा चला ये बात गलत था। खैर देखिए, बिहार में क्या होता है बेटा, शादी अगर होता ना हो, वहाँ किडनैप बहुत ज्यादा होता है बिहार में, अभी भी होता है। बिहार में किडनैप करके शादी बहुत होता है, लड़के को उठा लिया जाता है और फ्री में शादी, लड़के को उठा लिया जाता है, शादी होता है। एक मूवी नहीं बनी जबरा जोड़ी, हाँ अभी आई है जबरा जोड़ी वापिस। हाँ अगर शादी नहीं किया तो मर्डर, चल वापिस आ जा। अब देखो सब लोग शिक्षित हो गए हैं, अब कम होता है, पहले ज्यादा होता था, थोड़ा कम हो गया, बहुत कम हो गया। वापिस आ जाइए। क्या कहा बेटा हमने, तो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के लिए तो क्या कहा, जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिए। अब वो पूछा कुछ, पूछा बाप का नाम बता दिया, दादा का नाम पूछा, तुम्हारा नाम बोल दिया, 4 भाई 4 बहन, समझ लो। तो जो पूछा जाए वो जवाब दिया जाए, उसी को कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। तो आपको 15 नंबर तब मिलेगा जब तक जो पूछे वो जवाब ना देंगे तब तक नहीं मिलेगा, राइट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज महात्मा गांधी एंड व्हेन वाज ही बोर्न। महात्मा गांधी कौन थे और उनका जन्म कब
हुआ था। तो इसका जवाब देंगे तब ना आंसर मिलेगा। तो हम बोलेंगे कि महात्मा गांधी वाज। अब देखो वाज, लिसन, ये जो वाज वर्ड है वो पहले लाइन के आधे पार्ट से है। देखो क्या है, फर्स्ट लाइन में गुजरात के बाद वाज है कि नहीं है, हमने वहीं पे तोड़ दिया सेंटेंस को और कहा महात्मा गांधी वाज a major political and a spiritual leader of India and he Indian independence movement। ये हो गया आधे का आंसर। डाल दो डाल दो डाल दो, ये हो गया आधे का आंसर, राइट। तो बोलो अपने ग्रामर हुए कि नहीं हुए, क्योंकि वाज के बाद, अब देखो वाज के बाद वही व्यक्ति लगा पाएगा जिसको टेंस का ज्ञान होगा, जिसको वॉइस का ज्ञान होगा। अब अगर देखो क्या है कि व्हेन वाज ही बोर्न, तो यहीं लिख देंगे हम लोग कि ही वाज बोर्न ऑन। अब देखो बोर्न लिखा है ना पैसेज में, पैसेज में बोर्न है, हमको क्या घुसाएं कि बोर्न फिट कर जाए, तो हमने जोड़ दिया क्वेश्चन से, ही वाज बोर्न on 2nd October 1869 in गुजरात। बस अब गुजरात के बाद फुल स्टॉप लगा दो। तो बोलो अपने शब्द हुए कि नहीं हुए, तो आंसर दिया हुआ था, लेकिन अपने शब्द उसी को तोड़ के आगे से पीछे से घुसा के लिखना है। समझा जी, मामला फिट हुआ। तो हमने कहा कि महात्मा गांधी वाज अ मेजर पॉलिटिकल स्पिरिचुअल लीडर ऑफ इंडिया एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट फुल स्टॉप एंड ही वाज बोर्न ऑन 2nd October 1869 इन गुजरात। अब बताओ बेटा कि आंसर पैसेज में था कि नहीं था, हमने पैसेज से बाहर कोई लाइन लिया, एक भी लाइन नहीं लिया, एक भी वर्ड भी नहीं लिया, लेकिन ये अरेंज किया। अब यही अरेंजमेंट आपको आना चाहिए। धर्मेंद्र सर टेंस पढ़ा सकते हैं, वॉइस पढ़ा सकते हैं, ये अरेंजमेंट का आर्ट दे सकते हैं, लेकिन करना तुम्हें खुद ही पड़ेगा ना। तो 15 में मिल गया पहले का। क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं, पूरा के पूरा बनवा देता हूं, फिर दूसरा तीसरा तुम बना लेना। क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। अब देखो इसके आंसर नहीं देखना हमको, बस समझे बात को ना, इसके आंसर नहीं देखना, ठीक बच्चे। वापस आ जाइए। क्वेश्चन 2 कहता है कि व्हाट वाज द क्वालिफिकेशन ऑफ गांधी जी, व्हाट वाज द क्वालिफिकेशन ऑफ, कह रहा गांधी जी का क्वालिफिकेशन क्या था। तो जब हम पूरा पैसेज पढ़ रहे थे तो हमको सेकंड पैरा मिला कि ही स्टडीड लॉ एट यूनिवर्सिटी कॉलेज इन लंदन एंड बिकम अ बैरिस्टर। यहीं पे इसका आंसर है, इसी एक लाइन में इसका आंसर छुपा हुआ है। अब इसका आंसर कैसे लिखा जाए भाई, तो लिख सकते हैं कि ही was a law graduate, he was law graduate। भाई बोल, बैरिस्टर का मतलब क्या होता है, लॉ कंप्लीट होना। इसका मतलब कि ग्रेजुएशन किए होंगे लॉ में, तो ये हमने अपना वर्ड डाल दिया है ना जी। he was a law graduate, या बोल सकते हैं कि he had completed law and became barrister। हाँ, देखो बेटा सुनो, मैं कह रहा हूं, एक YouTube पे सर्च करना, मैंने गांधी को क्यों मारा। हाँ, उसको तुम पूरी बात देखना, उसमें तुमको पूरा सच्चाई पता चल जाएगा कि गांधी का मरना क्यों जरूरी था। गांधी जी बुढ़ापे में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे इंडिया के साथ, बस मेरी बात को। ये अलग बात है कि उनको राष्ट्रपिता सम्मिलित कर दिया गया, अब किया गया नहीं, वो लोगों ने बता दिया तो पिता हो गए,
वरना उनको कोई पोजीशन नहीं मिलता। बस में बात को सच्चाई ये है कि वो इतना देश के लिए इतना प्रॉब्लमेटिक बन गए थे, इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे वो। एक बात बताओ, जैसे ये था, क्या था जी, ये अभी जो कब्जा किया गया था जो इंडिया का था, महाराष्ट्र को था, हैदराबाद स्वतंत्र होना चाहता था। तो महात्मा गांधी बैठ गए आमरण अनशन पर कि उसको स्वतंत्र होने दो। नहीं, स्वतंत्र होने दो, उसको स्वतंत्र होने दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आमरण अनशन, ये हो कहानी। दूसरी बात सुनो, वहां पे तो लोगों को बहुत कुछ किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान 58 करोड़ रुपया मांग रहा था, 55 करोड़, तो 55 करोड़ रुपया मांग रहा था और इंडिया खाली था। भाई इंडिया को रुपया कहां से आएगा जी? जैसा पाकिस्तान तो इंडिया था ना जी, पाकिस्तान तो इंडिया नहीं था ना भाई, पाकिस्तान का देश था नहीं। तो जब बंटवारा हुआ देश का तो पाकिस्तान ने कहा कि 55 करोड़ रुपया दो। अब महात्मा गांधी कहे कि दो, नहीं तो आमरण अनशन। हर चीज में आमरण अनशन, हर चीज में आमरण अनशन। देश को लगा के तो बर्बाद कर देगा भाई, हर चीज में आमरण अनशन। भाई इस बुढ़े को मारो, पर रास्ते से हटाओ। जब रास्ते से हटाया गया तब हैदराबाद को कब्जा किया गया, गुजरात के मतलब हर चीज को कब्जा किया गया, तब काम जो देश है ना इंटीग्रेट हुआ। लेकिन अगर 10 वर्ष और बच जाते ना तो भारत को फिर से बेच देते हो। बस मैं बात को, बड़ा स्थिति नाजुक हो जाता। तो एक समय के बाद व्यक्ति को नहीं होना चाहिए कि हर काम करा लूंगा, हर काम मैं कर लूंगा, हर काम मैं करूंगा, ऐसे होना चाहिए। तो देश हित में फिर काम सही नहीं कर रहे थे अब। लेकिन हाँ, बहुत सारे काम अच्छे भी किए थे। लोग उनको कहा कि इतने अच्छे आप काम करते हो। तब देखो, गांधी तभी गांधी थे जब भगत सिंह था, राम तभी राम थे जब रावण था। बिना रावण के राम को कोई पहचानता नहीं। इसलिए नेगेटिव है तभी पॉजिटिव भी है, बिना पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं, नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं। तुम अच्छे तभी हो जब बुरा इंसान है, वरना तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम अच्छे इंसान हो। कैसे पता कि राम भगवान थे? कैसे पता कृष्ण भगवान थे? उन्हें पहले कूटा, किसी को बुराई को पिटा, अच्छाई पनप गया। समझ रहे बात को? वापिस आ जाओ, है ना। क्वेश्चन 2 पे आ जाइए। तो 2 बना के नहीं बना जी। ही वॉज लॉ आफ्टर अज्यूमिंग द लीडरशिप of the Indian National Congress. What was the contribution towards it? After assuming leadership. अब देखो, इसको जब पढ़ रहे थे तो इसी में आपको मिलेगा assuming leadership, सेकेंड पैरा में चौथे लाइन में, सेकेंड पैरा चौथे 5वें लाइन, assuming leadership दिखा सबको। अब देखो, बिल्कुल ही पैसे ऐसा दिया गया है कि आप आंसर यहीं से छाप सकते हैं। तो वहां से लिखते हुए चले जाओ और इसको छाप दो फॉरेन डोमिनेशन तक, अज्यूमिंग लीडरशिप से लेकर के फॉरेन डोमिनेशन तक छाप दो, वही इसका आंसर है। सेम लाइन उतरेगा। सेम लाइन उतरेगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड ही डू एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ अहिंसा? व्हाट डिड ही डू एज प्रैक्टिशनर ऑफ अहिंसा? अब इसका आंसर हमने पढ़ा तो थर्ड पैरा में देखिए पहले लाइन से, एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ अहिंसा ही swore to speak the truth and advocated the others to do the same। बस यहाँ उतार दो, अब वो से उतार दे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल वैसा लाइन ही दिया है, अपने मन को जोड़ना ही नहीं है। भाई हमको कह रहा प्रैक्टिशनर, यहां जोड़ दिया प्रैक्टिशनर, दोनों लाइन मिल गया, छाप दिया। समझ पा रहे हो? यहां दोनों तरह क्वेश्चन दिया गया है, अपने मन से कैसे लिखो और छापो कैसे। तो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 4,
5. Who assassinated the father of nation and what happened with him? Assassinated का मतलब होता है कूट देना, हत्या कर देना, उड़ा देना, मार देना, किल कर देना. तो who assassinated the father of nation and what happened with him? कौन मारा था और उसके साथ क्या हुआ? देखो लिखा नाथुराम गोडसे, लास्ट पैरा, नीचे से थर्ड लाइन. नाथुराम गोडसे एंड हिज को कॉन्स्पिरेटर नारायण आप्टे वर लेटर, नहीं यहां से आ जाएगा, द असैसिन, यहां से आ जाएगा द असैसिन नाथुराम. द असैसिन, ये जो चुई चुई मारता है ना, ये बड़ा इरिटेटिंग करता है. ऑलमोस्ट बन गया है लेकिन 2-4 दिन लगेगा अभी. ये कुछ न कुछ तो बन ही रहा होगा. चलो तो क्या लिखा, तो यहाँ क्वेश्चन है द लड़के नहीं देखी, हाँ, द असैसिन नाथुराम गोडसे एंड को कॉन्स्पिरेटर नारायण आप्टे, है ना, वर लेटर ट्रेल्ड एंड कन्विक्टेड. दे वेयर executed on 15 November 1949. ठीक बाबू, बस याद आंसर हो जाए. ना ऐसे सीजन नहीं पूछता है, अगर पूछेगा तो बनाना. राइटिंग पार्ट्स एसएससी में 100 नंबर का है. देखो एसएससी में सीजीएल जिसको कहते हो 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है. इस डिस्क्रिप्टिव में एसे का पार्ट होता है, प्रेसिस का पार्ट, लेटर का पार्ट. अब कॉम्प्रिहेंशन पूछेगा तो रोक नहीं सकता उसको. एसएससी का बेटा सीजीएल, ए यूपीएससी में पूछता 75 नंबर का, एसएससी में 100 में सब होता है. टायर 3, टायर 1, टायर 2, टायर 3. टीयर 1 में ऑब्जेक्टिव, टीयर 2 में ऑब्जेक्टिव, टीयर 3 में डिस्क्रिप्टिव. वापिस आ जाओ. अब वो कह रहा है बेटा गिव सिनोनिम्स अब पैसेज. एग्जाइल, किलर, लॉयर, डिसेंट. अब पैसेज में दिया हुआ है तो बोलो एग्जाइल. एग्जाइल का मतलब होता है बाहर निकालना. अब देखो लिखा है एक्सपेट्रिएट, सेकंड पैरा सेकंड लाइन. सेकंड पैरा सेकंड लाइन एग्जाइल है कि नहीं जी? तो बोलो एग्जाइल का आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपेट्रिएट लॉयर. तो लॉयर नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक्सपेट्रिएट. तो एग्जाइल का सेकंड पैरा सेकंड लाइन एक्सपेट्रिएट मिला जी. दूसरा है किलर का असैसिन, लास्ट पैरा 2-3 लाइन ऊपर. असैसिन, किलर का क्या हो जाएगा? असैसिन. लॉयर का बैरिस्टर, सेकंड पैरा सेकंड लाइन. और डिसेंट का मोडेस्ट, थर्ड पैरा सेकंड लाइन, सेकंड लाइन मोडेस्ट. डिसेंट का मोडेस्ट. दिखा? तो पैसेज से ही आंसर निकालना था उसको. अब आ जाइए. सेकंड कहता है गिव द मीनिंग. मीनिंग देखिए, टेरेनी. टेरेनी का मतलब होता है आर्ट ऑफ रूलिंग. शासन करने के तरीके को टेरेनी कहते हैं.
कन्विक्ट का मतलब होता है बच्चे सेंटेंस, कन्विक्ट मतलब दोषी, तो सेंटेंस। न्यूमरस का मतलब होता है लार्ज नंबर। इम्पोज का मतलब होता है कंपेल, थोप देना। हाँ, फोर्स भी कह सकते हो। बोलो, ये आपको डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव सब में हेल्प करेगा। समझ पा रहे हो? ये डिस्क्रिप्टिव है, अगर ये बन जाएगा तो ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। तो हमने एक आपको बनवा करके दिखाया। अब सेकंड है, आप बनाओ। थर्ड है, आप बनाओ। बेसिक से प्रैक्टिस करो। ना बनता है तो मेरे सामने खड़े हो कि विद्रोह करो, नहीं बनता सर। सुना बात? एक भी ऐसा पैसेज नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। अगर कोई किसी चीज की कमी है तो वो कमी होगा कि भाई फ्लैटरी का सेकंड में फ्लैटरी लिखा हुआ है। अब तुमको फ्लैटरी का मतलब ही नहीं पता तो डिक्शनरी में खोजो, फिर पढ़ो। कन्विक्ट क्या होगा? दोषी। अरे नीचे इसका आंसर भी दिया हुआ, कितना सुंदर से। ये तो बिना देखे करो आंसर पर, कैसे दिया भाई जी? इतना हेल्प किया गया है कि एक एक आंसर सब दे दिया गया है। एक अंधा व्यक्ति जो होगा ना, अंधा जिसका आंख नहीं होगा, वो भी ऐसे हाथ रखेगा, कॉम्प्रिहेंशन, आंसर, सिनोनिम्स, एंटोनिम सब पकड़ लेगा सीधा। नहीं समझा? लेकिन हमने क्या क्या समझाया कि बच्चे हुआ क्लियर? और सही। ये था कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट। मुझे बताओ, कॉम्प्रिहेंशन कर लोगे? किसी के दिल में, दिमाग में कोई कष्ट है? किताब मिला हुआ सबको? तो बस यहां से सेकंड बनाना है। देखो बेटा, मैं बनाऊंगा, हर किसी को पका हुआ फल खाने में आनंद आता है, लेकिन उसे पकाने में एक कष्ट होता है। हर किसी को रेडीमेड पहनने में मजा आता है, सिलवाने में कष्ट होता है। लेकिन आप रेडीमेड करोगे तो एग्जाम भी रेडीमेड हो जाएगा। इसलिए आप मेहनत करिए ताकि सिलेक्शन हो पाए, और सिलेक्शन के लिए मेहनत करना पड़ता है। समझ में बात को? इसलिए पढ़ने का प्रयास करिए। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं यूपीएससी देने में, सीपीएफ देने में, राइटिंग एबिलिटी में, तो आप इसको पढ़िए, पेंसिल से अंडरलाइन करिए और बारीकी से आंसर लिखिए। समझ बात को? और लिख करके आंसर से मिलाइए कि आंसर से कितना मिलता है। अगर 90% मिल रहा है तो आपका ट्रैक सही है, अगर 1% नहीं मिल रहा है तो दिशा गलत है। अब ये नहीं कि पैसेज 2 पढ़ रहे हो और यहाँ पे उंगली का प्रयोग कर रहे हो आंसर के साथ, ऐसे पढ़ा ऐसे, ऐसे पढ़ा ऐसे, ऐसे नहीं, और सब आंसर हवा में निकाल रहे हो। ये ठीक 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 ठीक। और तुरंत पढ़ा क्वेश्चन, इसका आंसर, फिर तुरंत इस आंसर देखा, सही सही करा, और सब हमने सही निकाल दिया। ऐसे काम क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलिए, कॉम्प्रिहेंशन का ये पार्ट था, ये पार्ट लिखवाना था, जो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, सेकंड फेज में आते हैं हम लोग, और प्रेसिस के बाद, कॉम्प्रिहेंशन के बाद हम लोग प्रेसिस पे आते हैं और जैसे काम करने का प्रयास करते हैं।
अब आते हैं हम लोग, कॉम्प्रहेंशन काम हो गया। अब हम लोग आते हैं सीधा सेकंड पार्ट में। देखो बेटा, जो यूपीएससी का भी जो क्वेश्चन है ना, देखो यूपीएससी लिखा क्वेश्चन, इसका भी आंसर दिया हुआ है। ऐसा मत सोचना इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो विदाउट आंसर है, क्योंकि हम आपकी तरह सोचते हैं, क्योंकि हर बच्चा को क्वेश्चन मिले तो आंसर चाहिए। तो हमने सबका आंसर डिटेल, इवन की सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इवन की वोकैब, देखो बहुत ने वोकैब भी लिख दिया, देखो वोकैब भी लिख दिया हिंदी में भी, तो हमने हिंदी वोकैब भी दे दिया, पूरा हेल्प किया गया। इतना बढ़िया सेल्फ मेड बुक है कि बच्चा अगर राइटिंग में सिर्फ किताब को पढ़ लेगा ना तो उसका हो जाएगा, एकदम सेल्फ मेड बना दिया गया है। हिंदी तक देखो, देखो डिफिकल्ट वर्ड्स कितना सुंदर है, देखो डिफिकल्ट वर्ड्स, मतलब इस कॉम्प्रहेंशन में जो वो क्या प्रॉब्लमेटिक है ना वो भी दे दिया, वह भी दे दिया गया है। कितना बढ़िया वर्ड, देखो हर पैसेज में वो कैब है। मैं सोच रहा था वो कैब नहीं है, अति सुंदर अति सुंदर। वापिस आ जाइए प्रेसी राइटिंग में। हमने आज तक ऐसा किताब नहीं देखा मार्केट में। आज ये प्रेसी राइटिंग में, प्रेसी राइटिंग पेज नंबर 32 के बाद निकाल लो 35। निकालिए बाबू। प्रेसिज राइटिंग, ये प्रेसिज क्या है भाई? प्रेसिज राइटिंग क्या कहता है भाई? प्रेसिज राइटिंग देखो मैं बता दे रहा हूं, मुझे पता है कि तुम लोग सीरियस हो नहीं, उतना सीरियस होता तो किताब होता तुम्हारे पास। तुम्हारा ये देखोगा, तुम्हारा है, तुम्हारा है, ये हमेशा चलेगा, ये हमेशा चलेगा जो मेरा सो तेरा है। देखो चुप हो गया कि नहीं? जैसे 2 सवाल व्यवस्था होगा तो कहेगा नहीं सिर्फ मेरा मेरा ही रहेगा। पकड़ पा रहे हो उसमें क्या कर रहा हूं? वापिस आ जाओ। प्रेसिज राइटिंग, कुछ चीज छुपा रहा है उसको छुपा ही रहने तो है कि नहीं? प्रेसिज राइटिंग, पहले जानो प्रेसिज राइटिंग है क्या चीज, एग्जामिनर पूछता क्यों है, जरूरत क्या है इसकी, ये क्यों टाइम वेस्ट करता है एग्जामिनर, क्या वाकई ये पढ़ने की चीज है? देखते हैं। प्रेसिस का हिंदी होता है बेटा सारांश, सार, क्रक्स, टू द पॉइंट। प्रेसिस का हिंदी होता है समरी, सारांश, क्रक्स, टू द पॉइंट। अब इसका व्यवहारिक ज्ञान लेते हैं कि एक यूपीएससी का एग्जाम होता है तो व्यक्ति आईपीएस बनता है, आईएएस बनता है, और एक पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता है, उस व्यक्ति पुलिस दरोगा बनता है, इंस्पेक्टर बनता है। अब एक जो कांस्टेबल है उसका होता है कि चोर को पकड़ना, चोर को विवरण देना, क्रिमिनल को पकड़ना, विवरण देना, और विवरण इंस्पेक्टर से होते हुए पहुंचता है वही आईपीएस के पास जो उस जिले का आईपीएस है, ठीक है। अब एसपी के पास पहुंचता है तो अब समझिए गौर से, जैसे मान लो एक दरोगा, एक जो लिखने वाला जो है चार्जशीट, वो 300 पेज में तैयार किया। कितने पेज में? पहला पेज में लिखा कि मैं सुबह सुबह तैयार होकर के क्रिमिनल के पास गया, जैसे उसको दरवाजा नॉक किया, दरवाजा उसने खोला, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। उसने बैठने को चेयर दिया, मैं उससे बैठा
और बारीकी से उसको ऑब्जर्व करता रहा। तभी मुझे पता चला कि क्रिमिनल है। मैंने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो हाथ से स्लिप करके भागा। मैं उसके पीछे भागा और मेरे आगे भागा। अब सोचो, ये जितनी बातें करी, ये सारी बातों से आईपीएस को कोई मतलब है? क्योंकि ऐसे ऐसे उस जिले में कम से कम 15-20 थाने होंगे। हर थाने में ऐसे ऐसे केस होते होंगे। अब कितने को पढ़ा कि गया, पकड़ा, भागा। और उसको ये बताओ कि पकड़ा कि नहीं पकड़ा। समझ बात है बात को? उसको टू द पॉइंट जानना है। उसको इमोशंस नहीं जानना, उसको मोशन जानना है। यानी उसको यह जानना है कि तुमने एक्शन किया कि नहीं किया। 5 लोगों को दीवार गिराने के लगाया गया, राइट? 5 लोगों को दिया। क्या करूं, मेरा ही काम है, नहीं तो अब तक तो चाप दिया होता। मैंने ही बोला है कि रात दिन करके काम कंप्लीट करो। तो हमने कहा बेटा कि सबसे पहला काम कि आईपीएस को मतलब सिर्फ रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, कहाँ उसका ध्यान रहता है? बहुत ध्यान सुन रहा है मेरी बात को। तो 5 लोगों को लगाया गया दीवार गिराने को। एक व्यक्ति 5 को कहा गया कि आप अपने अपने दिमाग से दीवार गिराएं और एक एक कर जाएं। सबसे पहले वो व्यक्ति गया कि मैं तो इसको पहलवान हूं, एक बार मारूंगा गिर जाएगा दीवार। उसने ताकत का प्रयोग किया और गया, मारा, हाथ में गिरा, लात मार के लात मारा, नहीं हुआ। साइड हो गया कि मेरे बस की बात नहीं। दूसरे व्यक्ति गया, बोला कि मेरा सीना चौड़ा है, मारा, सब टूट गया, नहीं हुआ। किसी ने पिछवाड़ा मारा, कुछ नहीं हुआ। सबने अपने प्रयास, फिजिकल एफर्ट लगा ली। जो लास्ट व्यक्ति था उसने कहा कि सब मामला गंभीर है। उसने छीनी लिया, हथौड़ी लिया और ऊपर से एक एक करके ईंट करके गिरा दिया और कोई क्षति उसका नहीं हुआ। जो मालिक था वो आया, बोला दीवार किसने गिराया? बोला मैंने गिराया। और बाकी सब पढ़े थे, बोला कि सर मैंने इतना काम किया। बोला तू नल्ला है, किसी काम का नहीं। आपका हाथ टूटा, उसे दीवार को क्या मतलब? आपका सर फटा, उसे मालिक दीवार को क्या मतलब? मालिक को चाहिए दीवार गिरा कि नहीं गिरा, और तुमने दीवार गिराया कि नहीं गिराया। यानी आपने एफर्ट तो किया लेकिन काम नहीं हुआ, इज इक्वल टू आपने काम नहीं किया। जैसे घर में नहीं होता कभी कभी, कुछ घर में 2-4 लड़के ऐसे रहेंगे घर में, जो माता पिता भाई दिखाएंगे कि हम कितना काम, एक गैस किसने भरवा के लाएगा और हाँपेगा, चल पानी ला, मैंने कितना काम कर दिया आज। नल्ला, कुछ काम नहीं किया है घर में, अब दिखा रहा है पूरे घर को उठाए हुए सर पे, ये किया, मतलब कुछ नहीं है। यानी आपने काम किया, रिजल्ट नहीं निकला, इसका मतलब कि आपने काम नहीं किया। साइंस यही कहती है, साइंटिफिक भाषा यही है। आप अपने मित्र को, अपने घर में, अपने पिता को, अपने माता को, अपने भाई को, अपने पड़ोसी को ये दिखाओ कि तुम रात भर पढ़ते हो, तुम रात भर किताब ले घूमते हो, एग्जाम दिया, रिजल्ट नहीं हुआ, इसका मतलब तुम पढ़ते नहीं थे। एक व्यक्ति दिन भर घूम रहा है, फिर रहा है, मस्ती कर रहा है, सिलेक्शन हो गया, लोग कहेगा यार ये पढ़ता कब था यार, जरूर छुपा के पढ़ता होगा। समझ पा रहे हो? ये वाक्य सुना। आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको चीजों को समराइज करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है, बड़ा नहीं करना है, समराइज करना है। बड़ी चीजों को क्या करना है? छोटा करना है, तुरंत रिजल्ट निकालना है। जैसे आप फोन करते होंगे, कुछ लोग घुमा के बोलते, पता है मैं वहां गया, फिर मैं बैठा था, तो उनको चाय भी नहीं पूछा था। आप बोलते अरे बता ना हुआ क्या, चाय नहीं पूछा था। मेन पॉइंट सुनना चाहते हो आप, यानी कि आपको चाहिए क्या? क्रक्स। समझ पा रहे हो? उसी को प्रेसिस कहते हैं। प्रेसिस का मतलब शॉर्ट, क्रक्स टू दी पॉइंट, ना कि घूमना है। समझा बात को? प्रेसाइज पढ़ते हैं, प्रेसिस।
ठीक है। अब प्रेसिज राइटिंग में मतलब क्या हुआ, शॉर्ट, क्रक्स, टू दी पॉइंट। अब प्रश्न उठता है कि प्रेसिज दिखता कैसा है, तो इस प्रकार का एक पैसेज होता है। अब इसमें जो है टोटल मान लो, कल्पना करो कि 600 वर्ड है। कितने वर्ड है? कल्पना करो, 700 हो सकता है, 500 हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 1200 हो सकता है। तो प्रेसिज शुड बी रिटेन 1/3 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। क्योंकि आपको शॉर्ट करना है, तो एग्जामिनर ये चेक करता है कि IAS IPS बनने लायक है कि नहीं। मतलब किसी भी चीज को एक क्रक्स निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता, ये चेक करता है एग्जामिनर। और इसमें भी आपको अपने मन से नहीं लिखना है, आपको अपना ग्रामर देना है। वर्ड्स उसी के रहेगा ना भाई। अब प्रेसिज लिखा कुछ इंडिया के बारे में, तो पाकिस्तान के बारे में जो लिखा रहेगा उसी को ना शॉर्ट करना है। अब ये 600 वर्ड में है, तो लड़का बोला कि सर एवरी थर्ड लाइन उतार देंगे हम, 200 हो जाएगा। नहीं समझा? ये 600 वर्ड है, आपको 300 वर्ड में करना है, तो हर तीसरा लाइन। लेकिन ऐसे करेंगे तो काम हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। करना क्या है कि सबसे पहले क्या करना है कि प्रेसिज शुड बी रिटेन 1/3 पार्ट। ऐसे कर सकते हैं इसको, प्रेसिज शुड बी रिटेन in 1/3 part of the ओरिजिनल पैसेज। यानी प्रेसिज जो आपको लिखना है वो ओरिजिनल पैसेज का 1/3, 1/3 लिखना है। अगर 600 वर्ड का है तो कितने वर्ड लिखेंगे हम? 200 हुआ ना। 1/3 कितना हुआ जी? 600 का 200। लेकिन 400 छोड़ देना है और 200। अब प्रश्न उठता है 200 शब्द लाए कहां से? होता है ना भाई। अब 200 वर्ड के लिए प्रेसिज में क्या करें सर? तो यू रीड द पैसेज वर्ड टू वर्ड एंड सेंटेंस टू सेंटेंस। इस पैसेज को एक एक शब्द पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड व्हाइल यूजिंग योर पेन। कलम को यूज करते हुए प्रेसिज की हर लाइन को पढ़िए और पढ़ कर उसे अंडरलाइन करिए। विच पार्ट इज इंपॉर्टेंट, जो पार्ट महत्वपूर्ण लगता है उस पार्ट को अंडरलाइन कीजिए। यानी अगला यहां पे ट्रिक्स क्या आएगा? अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक बच्चे, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट लाइन, यानी इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए। देन क्या करना है भाई? काउंट द वर्ड, शब्द को गिन लीजिए। काउंट द वर्ड, शब्द को गिन लीजिए। किसको गिन लीजिए? अंडरलाइन वर्ड। काउंट द वर्ड which are underlined। जो अंडरलाइन किया है उसको गिन लीजिए। ठीक है बच्चे? अब कैसे गिन लीजिए? जैसे मान लो मैंने अंडरलाइन किया, और ध्यान रहे अंडरलाइन कभी शब्द मत करना, अंडरलाइन हमेशा सेंटेंस करना, क्योंकि शब्द का मीनिंग चेंज हो सकता है लेकिन सेंटेंस का मीनिंग वही रहेगा। क्लियर? जब सेंटेंस को गिन लिया, वर्ड गिन लिया, तो देख लिया कि भाई 200 वर्ड हैं, उस केस में आपको 10 वर्ड और कम कर लो, यानी यू शुड अंडरलाइन 180। 600 में कितने अंडर करना है? 180 वर्ड। क्यों? क्योंकि जब आप लिखोगे प्रेसिज तो ऐसे बॉक्स बने होते हैं वहां, और एक बॉक्स में एक शब्द, एक बॉक्स में एक शब्द। अब लड़का क्या करता है पता है? जब वो लिखता है
और बॉक्स कम हो जाता है तो नीचे ऐसे बढ़ा लेता है या फिर यहां बढ़ा लेता है और सोचता है कि एग्जामिनर मस्त हो जाएगा कि लड़का कितना ब्रिलियंट है कि बढ़ा बढ़ा के लिखा है। उसको ही नहीं पता है कि नंबर जीरो मिलेगा। अरे वो शॉर्ट करना चाहता है, 200 कहता है तुम 180 करो, कम लिखो चलेगा, ज्यादा तुम्हारे पास जगह ही नहीं है। वो तो 200 अंडरलाइन कर दिया उसने बॉक्स, अब तुम इसमें भी नहीं आ पा रहा है तो पहले से ही कम रखो ना। तुम 200 पहले से रखेगा तो हो जाएगा 204, तो बॉक्स खाली रह जाए मंजूर है, लेकिन अलग से बॉक्स बनाने पे नंबर काट देगा। समझा बात? तो टेक्निकल चीज का ज्ञान रखो, यहां ध्यान दो। अब हमने कहा बच्चे कि काउंट द वर्ड विच आर अंडरलाइन, जो अंडरलाइन किया उसको काउंट कर लो। फिर कह रहा है कि जो अंडरलाइन किया था उसको कॉपी कर दो। कॉपी द underlined part, copy the underlined part into rough notebook। क्या करो कि रफ नोटबुक में जो अंडरलाइन किया था उसको कॉपी कर लो। कॉपी द अंडरलाइंड पार्ट इनटू रफ नोटबुक। रफ नोटबुक में उसको कॉपी कर लो। जैसे यहाँ पे है, अब एक रफ कॉपी लिया हमने, इस पे जो अंडरलाइन किया था ना हमने कंजंक्शन कर से, यानी इनटू रफ कॉपी। कॉपी तब कब करोगे? तब क्या करना? ऐड। एप्रोप्रिएट कंजंक्शन एंड चेंज द टेंस इनटू, चेंज द टेंस इनटू पास्ट टेंस। हमने कहा बच्चे कि जो कॉपी करो, ऐड करो एप्रोप्रिएट कंजंक्शन को एंड चेंज द टेंस इनटू पास्ट टेंस, यानी कि टेंस को तुम पास्ट में चेंज कर दो। जैसे राम इज गोइंग है तो राम वाज गोइंग कर दो, राम गिव है तो राम गेव कर दो, यानी कि आप पास्ट टेंस चेंज कर। देखो मैं दे रहा हूं ट्रिक्स। क्या दे रहा हूं? ट्रिक्स। प्रेसिस पढ़ करके लिखा जाता है, समझ करके। जैसे अभी वाक्य आता हूं, उतार दिया तक आप सुनो। एक मूवी बनने में कितना टाइम लगता होगा? 3, 4, 5, 6 महीने, साल भर। एक सिनेमा बनने में कम से कम 3 महीने लगता होगा, लेकिन देखते कितने दिन हो? मैक्सिमम 3 घंटे में। यानी 3 महीने 3 साल के मूवी को देखते हो कितने देर में? तो 3 घंटा है प्रेसिस। और उस मूवी को देख लो और बाहर निकल के कहानी कितने देर में बोल सकते हो? 3 मिनट में। तो 3 मिनट हुआ प्रेसिस, यानी कि उसको बनने में टाइम लगा 3 महीना 3 साल, और देखा 3 घंटे में और सुना दिया, उसी को प्रेसिस कहते हैं। लाइक दैट सेम। कैसा? अब देखो प्रेसिस लिखा हुआ 600 में, अगर पढ़ करके विजुअलाइज हो गया, समझ में आ गया, तो आप अपने शब्दों में लिख दो 200 में, 180 में। नहीं समझ में आता तो ट्रिक्स को फॉलो करो। समझ पा रहे हो ना? ये ट्रिक्स उसके लिए है जिसको समझ में नहीं आ रहा।